हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु समान गति से 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। यह 6 किलोग्राम की दूसरी वस्तु से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है जो कि एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु समान गति से 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। यह 6 किलोग्राम की दूसरी वस्तु से टकराती है तथा दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलने लगती हैं। इन दोनों वस्तुओं की चाल बताइए। मान लेंगे एक वस्तु हमारे पास है, इसका द्रव्यमान हमारे पास है m1 और जो कि v1 वेग से चल रही है, और दूसरी वस्तु है जो कि जिसका द्रव्यमान है m2। इसे हम जो कि स्थिर है तो v2 इसका द्रव्यमान वो होगा वेग, लेकिन ये 0 होगा। और इसमें v1 हमारा जो कि दिया गया क्वेश्चन में 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर कह रहा है इसका द्रव्यमान 6 किलो है। अब ये कह रहा है एक दूसरी वस्तु से और टकराती है और साथ एक ही दिशा में चलने लगती है, तो इनका द्रव्यमान m1 m2 हो जाएगा, लेकिन इनका वेग हो जाएगा जो कि v। देखिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमारा फार्मूला लगाएंगे m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर, तो ये हो जाएगा m1 और प्लस m2 और इनका जो कि वेग हो जाएगा v। अब यहाँ पर हमारे पास है m1 जो कि 4 किलोग्राम क्वेश्चन में दिया गया है, और v1 हमारे पास है 10 और m2 हमारे पास है 6, यानी कि दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, और v2 हमारे पास है 0। और जो कि हमारा है m1 यहाँ हो जाएगा 4 और m2 हो जाएगा 6, और यहाँ पर v का मान ज्ञात करना है हमें, तो इसे ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा ये 0, यानी कि 4 दाम 40 और ये 6 और 4 ये 10 हो जाएगा बटे 10, और ये हो जाएगा बराबर v, तो हो जाएगा 4, यानी कि v बराबर हमारा निकल कर गए 4 मीटर प्रति सेकंड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी 4 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, किसी इंजन की शक्ति एक अश्व शक्ति है, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास इंजन 746 न्यूटन बल डाल सकता है। ऑप्शन बी हमारे पास है इंजन द्वारा किए गए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकंड है। ऑप्शन सी हमारे पास इंजन द्वारा कुल किया गया कार्य 746 जूल है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संवेग तथा बल में संबंध होता है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एफ इंटू समय, यानी कि बल गुणे समय बराबर होता है एम बी माइनस एम यू। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंद्रधनुष में निम्न में दिए गए रंगों में से कौन सा रंग दिखाई दे करता है? यानी कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, विवगोर से याद कर लीजिए, यानी कि वायलेट, इंडिगो, रेड, येलो, ऑरेंज और रेड। तो स्टूडेंट जो हमारा काला रंग होता है वह इंद्रधनुष में दिखाई नहीं देता है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो सॉल्व करेंगे। 2 प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, और जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन प्रतिरोधों का मान क्या होगा? यानी कि 2 प्रतिरोध हैं जो कि हमारे पास श्रेणी में जोड़ते हैं तो उनका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाता है 50 ओम। वैसे समांतर में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसका भी श्रेणी में 50 आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो हम ऑप्शन बी के थ्रू ऑप्शन जाते हैं। तो श्रेणी में तो हमारा R1 R2 जुड़ जाता है, लेकिन समांतर में हमारा होता है ऊपर की गुणा, यानी कि R1 इंटू R2 और नीचे होता है R1 प्लस R2, और जो कि हमारे पास है 8 ओम। तो यहाँ पर रखेंगे लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड आ जाएगा, तो हो जाएगा यानी कि 10, R1 हमारे पास है 10 और R2 हमारे पास है 40, हो जाएगा 10 40 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारा 50, 10 गुणे 40 प्लस 50, यानी कि 10 50 तो 5 8 40, तो हमारा इक्विवेलेंट आ गया 8 ओम। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन को सेटिस्फाई कराया क्योंकि इसका इक्विवेलेंट 8 ओम आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
K2Cr2O4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। उसे ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम की निकालेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आपको पता ज्ञात हो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है और K की जो होती है +1 होती है। आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 के हमारे पास है K2 यानी कि 2 × 1 और यहाँ पर इसकी हमें ज्ञात करनी है तो हो जाएगा x है और 2 है क्योंकि इससे 2 से गुणा हो जाएगी और 4 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा -2 और बराबर आवेश 0 है क्योंकि इस पर ना तो नेगेटिव चार्ज है ना तो हो जाएगा 2 + 2x और -4 दूनी 8 तो हो जाएगा 2 में से 8 जाएंगे तो -6 यानी कि 2x -6 तो हो जाएगा 2x बराबर 6 तो हो जाएगा x बराबर 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो स्टूडेंट इसमें ऑक्सीकरण संख्या होगी 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा 2 वस्तुओं के ताप 327 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 127 डिग्री सेंटीग्रेड हैं, उनसे विकृत ऊष्मीय विकिरणों की दरों में अनुपात क्या होगा। यहाँ पर इनकी विकृत ऊष्मीय की दरों में हमसे इनका अनुपात पूछ रहा है। तो ऊष्मा और ताप में हमारा एक फार्मूला होता है जो कि E होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो यहाँ पर हो जाएगा E1/E2 क्योंकि यहाँ पर 2 दिए गए हैं तो हो जाएगा T1/T2⁴ हो जाएगा। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास E1/E2 बराबर हमारे पास है जो कि 327 डिग्री है। इसे केल्विन में बदलेंगे तो क्योंकि इसमें केल्विन में टेम्परेचर को बदलना होता है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं टेम्परेचर। तो इसमें 273 की गुणा जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा जो कि ऊपर हमारा 600 डिग्री केल्विन हो जाएगा और नीचे इसमें जोड़ देंगे 127 में 273 तो हो जाएगा हमारा 400 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 600 और 400 होल टू दी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 तो हो जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 6 यानी कि E1/E2 बराबर 3/2 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 और ये 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 81:16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय विकिरणों का अनुपात। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं और कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। यानी कि हमारे पास वायु के सापेक्ष जल यानी कि AnW हमारे दिया गया है 4/3 और जल के और वायु के सापेक्ष कांच का यानी कि AnG यानी कि A2 ग्लास तो हमारा दिया गया है 3/2 और हमसे पूछ रहा है कांच का जल के सापेक्ष यानी कि जल के सापेक्ष कांच का यानी कि WnG। तो हमारा फार्मूला होता है WnG बराबर यानी कि WnG बराबर होता है हमारा AnG और बटे AnW। इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारे AnG हमारे पास है कि 3/2 और ये 4/3 तो इसकी गुणा हो जाएगी 3/2 गुणे ये 3/4 तो 4 दूना 8 यानी कि 9/8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमसे पूछता कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि GnW तो हो जाता है W जो कि GnW हो जाता है हमारा AnW/Ang। तो स्टूडेंट या फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पर हमसे कह रहा है किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति यानी कि पावर हमारी दी गई है +2 डायोप्टर तो उसकी दृष्टि में दोष यानी कि उसे कौन सा दोष है को +2 डायोप्टर यानी कि प्लस में पावर होती है उसे दूरदृष्टि दोष होता है और जिसकी माइनस में होती है तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 डंबल के जोड़े को जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उसमें उत्पन्न ध्वनि होगी। वह ध्वनि किस प्रकार यानी कि 2 डंबल हैं ये एक दूसरे से जोड़े से टकराते हैं तो उसमें उत्पन्न कैसी होती है आप लोग याद कर लीजिए। वो उत्पन्न ध्वनि गोलीय होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात होता है यानी कि जो दाएं हाथ की हथेली का नियम होता है उससे हम लोग क्या कौन सी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट
दाएं हाथ की हथेली से हम विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा यानी कि दाएं से हम लोग धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये तीनों या ये सभी। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर है, ये हमारी लाइन जा रही है, इसे हम यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ दें तो यहाँ पर इसमें जो धारा का मान, उसमें धारा का मान होगा वह 0 होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा पहले में जोड़ते हैं तभी उसमें धारा फ्लो होती है। और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, यानी कि तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा लेस देन किसकी होती है। तो ऑप्शन है यानी कि परासर्व संज्ञा यानी कि जो सुनने वाली अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और उनकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं m1 एवं m2 हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो स्टूडेंट सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होगी वो हो जाएगी m1 × m2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी है। एक प्रिज्म का कोण यानी कि ए बराबर हमारा 60 है तथा अल्पतम विचलन का कोण यानी कि डेल्टा एम बराबर हमारा 38 डिग्री। प्रिज्म के अपवर्तनांक क्या है, यानी कि अपवर्तनांक हमसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है प्रिज्म के कोण का, विषुवतम कोण का, अल्पतम विषुवतम कोण का, यानी कि डेल्टा एम बराबर n-1 × ए। ए हमारा प्रिज्म कोण होता है, तो डेल्टा एम हमारा जो कि 38 और जो कि n हमसे पूछा गया है अपवर्तनांक तो हो जाएगा, और यहाँ पर ए हमारा है जो कि 60 तो हो जाएगा 38/60 यानी कि 38/60 और बराबर n-1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा जो कि 1.48। तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है 250 वोल्ट और 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, 30 दिनों में कुल कितनी ऊर्जा व्यय होगी। इसमें बिल हमसे कनेक्ट करना है कितने यूनिट आएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है 8 × घंटा × दिन और बटा 1000। तो यहाँ पर रखेंगे वाट हमारे पास है 100 और यहाँ पर 5 बल्ब हैं तो ये 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर घंटे यानी कि 8 घंटे और 30 दिन का हमसे पूछ रहा है, बटा हो जाएगा हमारा 1000। 3 0 से 3 कट जाएगा तो 5 8 40 3 120 यानी कि 120 यूनिट। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग हैं, यानी कि जो मूल रंग होते हैं उनसे हम रंग मिलाकर बनाते हैं वो कौन कौन से होता है। तो वह होता है हमारा लाल होता है यानी कि रेड, और ग्रीन होता है, और एक हमारा ब्लू होता है। इनसे हम कई अलग रंग बना लेते हैं, इन्हें हम मेन रंग कहते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर झुके 2 समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब पूछ रहे हैं। तो प्रतिबिंब निकालने का फार्मूला होता है n बराबर 360/थीटा और -1। तो यहाँ पर 360 और थीटा का मान हमारा दिया गया 60 यानी कि 60 -1 यानी कि 6 36 यानी कि 6 -1 यानी कि 5। तो ये इसमें 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का राइट आंसर है 5। और अगला क्वेश्चन हमारा है हाइड्रोजन के विसरण की दर दूसरी गैस के x के विसरण की दर के 4 गुना है। x का अणुभार क्या होगा। विसरण की दर यानी कि रेट ऑफ विसरण, और अणुभार में एक फार्मूला होता है r बराबर यानी कि r, और मास में फार्मूला होता है जो कि mh यानी कि mx, जो कि जिसका हमें निकालना है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का अणुभार और यहाँ पर दर हाइड्रोजन की और दर जिसका निकालना है, तो ये फार्मूला होता है। तो हाइड्रोजन का अणुभार जो कि हमारा दिया गया है हमारे पास 4 गुना, और यहाँ पर विसरण की दर यानी कि दूसरी के 4 गुनी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4rx यानी कि इसकी 4 गुनी, क्योंकि इस वाले की 4 गुनी, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा RH बराबर 4rx। और MH बराबर हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, यानी कि 2 होता है। H2 होता है हाइड्रोजन का कंपाउंड, तो इसमें 2 हो जाएगा, MH बराबर 2। और इसमें वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा ऊपर RH बराबर हमारा 4rx आया था और नीचे rx हो जाएगा, और यहाँ पर mx हमें ज्ञात करना है और नीचे mh बराबर हमारे पास था, ये पूरा रोड होगा 2। तो rx से rs कट जाएगा तो हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16
और इधर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा mx/2। तो mx बराबर हमारा आ जाएगा 16 दूनी 32। तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 32। जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, यानी कि कौन सा परिवर्तन होता है। ऑप्शन है हमारे पास कण की गति, ऑप्शन बी हमारे पास कण की ऊर्जा, ऑप्शन सी हमारे पास कण का पथ, ऑप्शन डी हमारे पास कण का अपेक्ष। तो कण की गति में परिवर्तन हो जाता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन हमारा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बर्फ़ के टुकड़े को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले जल में डालते हैं तो क्या होगा। बर्फ़ पिघल जाएगा, बर्फ़ का टुकड़ा नहीं पिघलेगा या कुछ पिघलेगा। तो स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बर्फ़ के टुकड़े को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल में डालें तो वह बर्फ़ का टुकड़ा हमारा नहीं पिघलेगा, क्योंकि यहाँ पर ताप समान रहेगा, क्योंकि जितना वो पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो स्टूडेंट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। यदि इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो आवर्तकाल का मान क्या होगा। यहाँ हिंट दे रखी है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। तो सरल लोलक का फार्मूला होता है हमारे पास T बराबर 2π√L/g। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण और समय में बात करा है तो यह हो जाएगा T बराबर डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू g, और जो कि हमारे पास TM बटे यानी कि मास ऑफ मून, यानी कि टाइम मून का, और ये टाइम हो जाएगा अर्थ का, यानी कि TM ये हो जाएगा हमारे पास TM बटे TE बराबर ये हो जाएगा GM, यानी कि GE और बटे GM अंडर रूट में, और जो कि हमारे पास है GE, यानी कि GM बराबर है, यानी कि मून पर पृथ्वी का 6 गुना, यानी कि GM बराबर है G बटे इंटू 6/1/6, यानी कि पृथ्वी का 6 गुना, और जो कि TE हमारे पास है, यानी कि 2 सेकंड, और TM हमसे पूछ रहा है तो TM हो जाएगा हमारा जो कि, यानी कि इसमें वैल्यू रखेंगे TM बटे TE, यहाँ पर हो जाएगा GE और यहाँ पर GE बटे 6, तो GE से GE कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा TM, जो कि हमारा है बराबर T और इंटू 6, यानी कि अंडर रूट 6। तो हो जाएगा TE हमारे पास था TM बराबर था हमारे पास, TM का मान हमसे पूछा गया तो TE हमारे पास था 2 और गुणे 0√6, तो हो जाएगा 4.9 सेकंड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4.9 सेकंड। ये आप लोग करेक्ट कर लीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4.9 सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बैटरी से होकर प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, यानी कि धारा क्या होगी। यहाँ पर हमसे धारा पूछी गई, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। ओम का नियम होता है, यानी कि V बराबर IR होता है। तो V हमारे पास है 4 वोल्ट, Y हमसे पूछी गई है, और R हो जाएगा क्योंकि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम है तो ये जुड़ जाएंगे 1 और 3, यानी कि 4 ओम हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा I बराबर आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है एक लेंस की शक्ति +6 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमारा अगर लेंस की फोकस दूरी हमसे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर दी गई कि पावर निकालने करने की लेंस की क्षमता, यानी कि डायोप्टर में निकालने का फार्मूला होता है जब फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में चाहिए हो तो 100/f होता है। तो डी हमारे पास है जो कि 6, और जो कि जगह 100/f, तो एफ इधर भेज देंगे, 6 इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा एफ बराबर 100/6 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा ही जाता है। एक हार्स पावर यानी कि HP बराबर हार्स पावर होता है में कितने वाट के तुल्य होता है? तो स्टूडेंट एक हार्स पावर में 746 वाट होता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 746 वाट। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? यानी कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक होता है? तो स्टूडेंट वो लाइट ईयर होता है, वो दूरी का मात्रक होता है, ना कि लाइट का। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन की बात करें, समय का मात्रक वो सेकंड होता है, और ताप का मात्रक जो होता है हमारा जो ताप का मात्रक होता है डिग्री केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। और अगला क्वेश्चन हमारा है, तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है। मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा। यानी कि एक व्यक्ति है, वह तालाब के किनारे खड़ा है, ये मछली इसमें तालाब में जा रही है और उसे शूट करना चाहता है। वह निशाना कहाँ पर, आपको बता दूँ, उसे मछली के कुछ नीचे निशाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि मछली का प्रतिबिंब बनेगा। तो स्टूडेंट इस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है? यानी कि 1 WH से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है? यानी कि 1 × 1000 × वाट × घंटा, यानी कि 60 × 60। तो इसमें निकल कर आ जाएगा हमारा 3600, यानी कि 3600 कैलोरी ऊष्मा निकल सकती है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा है, किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता बिंदु की वस्तु से बिंदु की, यानी कि ऑप्शन ए दूरी के समानुपाती होती है, ऑप्शन बी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन सी दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है, ऑप्शन डी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो स्टूडेंट वस्तु से बिंदु की तीव्रता जो होती है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक प्रकाश किरण वायु से जब द्रव्य में जाती है तो 15 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाती है, और यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो, यानी कि I बराबर 60 डिग्री हो, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? हमारे पास फार्मूला होता है, जो कि अपवर्तनांक n बराबर होता है स्नेल का नियम, यानी कि sin I बटे sin R, यानी कि आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण, जो कि I हमारे पास है 60 डिग्री, यानी कि I बराबर है हमारे पास 60 डिग्री। और अल्पतम विचलन कोण, यानी कि जो हमारा है R, और यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण, यानी कि डेल्टा M बराबर हमारा होता है I और माइनस R, यानी कि इसमें से यानी कि आपतन कोण I में से और R को घटा दें तो विचलन कोण आ जाता है, लेकिन विचलन कोण हमारा दिया गया 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा यानी कि 15 बराबर I माइनस R। अब I हमारे पास है 60, तो हो जाएगा, तो R को इधर भेज देंगे तो R बराबर हो जाएगा 60 माइनस 15, तो R बराबर हमारा जाएगा 45 डिग्री। आपतन कोण R बराबर हमारा निकल कर आ गया 45 डिग्री, और I बराबर है हमारा 60 डिग्री, तो N बराबर निकल कर आ जाएगा साइन, यानी कि I, यानी कि साइन I 60 डिग्री और साइन 45, जो कि हमारा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि N बराबर √3/2 और बटे 1/√2। इसकी गुणा होगी इसमें, इसकी गुणा होगी इसमें, तो हो जाएगा √3 × √2, और ये हो जाएगा 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 से 1 ऊपर वाला √2 कैंसिल हो जाएगा और 1 बच जाएगा, यानी कि √3 × √2, और 2 को लिखेंगे √2 × √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा निकल कर आ जाएगा फाइनली से 1 रूट में लिख देंगे, यानी कि √3/2। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल हैशटैग स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में।